नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस वीडियो में और हम आशा करते हैं कि आप सभी अपने घरों में सुरक्षित होंगे। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे स्कैम के बारे में जिसने भारत के स्टॉक मार्केट्स को हिला के रख दिया था। जी हाँ, हम बात करने वाले हैं द हर्षद मेहता स्कैम के बारे में, जिसे 1992 इंडियन सिक्योरिटी स्कैम के नाम से भी जाना जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, स्टॉक मार्केट्स की बात की जा रही हो और हर्षद मेहता का नाम सामने ना आए, ऐसा तो मुमकिन नहीं। लेकिन दोस्तों, ऐसा क्या हुआ जिससे एक साधारण सा स्टॉक ब्रोकर द बिग बुल ऑफ स्टॉक मार्केट के नाम से मशहूर हो गया, जिसके ऊपर कई सारी फिल्में और वेब सीरीज बनी और जिसके ऊपर 70 से भी ज्यादा क्रिमिनल ऑफेंसेस लगाए गए। इस वीडियो के दौरान हम कई सारे पेचीदा प्रश्नों का उत्तर देने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, इस स्कैम को कैसे अंजाम दिया गया, कौन कौन इस स्कैम में इन्वॉल्व थे और इस स्कैम के क्या इम्पैक्ट्स रहे हमारे स्टॉक मार्केट्स पर, ये सब तो हम आगे जानेंगे ही। लेकिन दोस्तों, इस स्कैम को अच्छे से समझने के लिए हमें हर्षद मेहता के बारे में पता होना चाहिए। दोस्तों, हर्षद मेहता का जन्म 29 जुलाई 1954 में राजकोट के गुजराती परिवार में हुआ। उनकी अर्ली स्कूलिंग भिलाई से हुई और 1974 में उन्होंने मुंबई के लाला लाजपत राय कॉलेज से अपनी ग्रेजुएशन बीकॉम में पूरी करी। अगले 8 सालों तक उन्होंने कई सारी और जॉब्स करी। दोस्तों, उनका इंटरेस्ट स्टॉक मार्केट्स में तब बना जब वे न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड में एक सेल्स पर्सन की नौकरी कर रहे थे और कुछ ही दिनों में उन्होंने ये नौकरी छोड़कर एक ब्रोकरेज फर्म ज्वाइन कर ली। 1980 से लेकर 1990 तक उन्होंने कई ब्रोकरेज फर्म्स में नौकरी की और स्टॉक मार्केट्स की नब्ज से वाकिफ हो गए। 1990 से लेकर 1991 तक वे अपने करियर के पीक पे थे और अपने भाई के साथ खुद की कंपनी ग्रो मोर रिसर्च एंड एसेट मैनेजमेंट चलाया करते थे और स्टॉक मार्केट्स के दिग्गज का हिसाब हासिल कर चुके थे। लेकिन दोस्तों, किसी ने सही कहा है कि अर्ली सक्सेस इज अ स्कैम व्हेयरएज गुड थिंग्स टेक टाइम। आइए दोस्तों, जानते हैं कि उस समय इकोनॉमी की दशा कैसी थी। दोस्तों, 1969 और 1980 के बीच काफी इंडियन बैंक्स को नेशनलाइज किया गया था, जिसके चलते वहां पे जितनी भी टॉप जॉब्स हुआ करती थी, जैसे कि मैनेजिंग डायरेक्टर, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, सारी की सारी पॉलिटिसाइज जॉब्स बन के रह गई थी, जिसका मतलब उन पर पॉलिटिकल दबाव बहुत ज़्यादा था। दोस्तों, उस समय बैंक्स के एनपीएस यानी कि नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स बहुत हाई हुआ करते थे, ऑन एन एवरेज 25 से 30% तक। दोस्तों, आजकल के बैंकों की तरह उस समय डिजिटाइजेशन बैंक्स में नहीं हुआ करता था, जिसके चलते बैंकों की इंटरनल रिकॉर्ड कीपिंग ज़्यादातर बार इनकम्प्लीट ही रहती थी। दोस्तों, उस समय बैंक्स पे आरबीआई द्वारा सुपरविजन बहुत कम लगाई जाती थी, जिसके चलते बैंकों में इंटरनल ऑडिट और कंप्लायंस ऑडिट नहीं हुआ करते थे। दोस्तों, अगर स्टॉक एक्सचेंजेस की बात की जाए तो वे बहुत अनरेगुलेटेड थे और उधर स्टॉक ब्रोकर्स का ही दबदबा चलता था। सेबी यानी कि सिक्योरिटीज इन एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, जिसे हम वॉचडॉग ऑफ द स्टॉक मार्केट के नाम से आज जानते हैं, वह 1988 में आ जरूर गया था, लेकिन वह बस एक रेगुलेटरी बॉडी थी, एक स्टैट्यूटरी बॉडी नहीं, जिसका मतलब उसका काम सजा सुनाना नहीं था अगर कोई स्कैम या फ्रॉड हो जाए तो। दोस्तों, एक बहुत ज़रूरी बात यह है कि उस समय हमारे शेयर बाजारों में एक बदला सिस्टम चला करता था, यानी कि फॉरवर्ड ट्रेडिंग। दोस्तों, इस बदला सिस्टम में ट्रेडर जो हुआ करते थे वह बुलिश और बेयरिश पोजीशन स्टॉक्स में लेके बहुत ज़्यादा पैसा कमा सकते थे बिना स्टॉक की एक्चुअल डिलीवरी लिए। इसके चलते ट्रेडर बहुत ही कम पैसों में ज़्यादा खेल सकते थे। इसी बदला सिस्टम यानी कि फॉरवर्ड ट्रेडिंग का इस्तेमाल हर्षद मेहता ने जम के किया था अपने पसंदीदा स्टॉक्स को प्राइस रिग करने में। दोस्तों, इसके अलावा इनसाइडर ट्रेडिंग उस समय बहुत कॉमन हुआ करती थी और सेबी और आरबीआई द्वारा इनसाइडर ट्रेडिंग पे कोई ज़्यादा रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं थी। 1980 में आरबीआई द्वारा एनबीएफसीज यानी कि नॉन बैंकिंग फाइनेंस कॉर्पोरेशंस की एंट्री को एक अप्रूवल दे दिया गया था, बट उन पे कोई रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं थे। उस समय फॉरेन बैंक्स काफ़ी एक्टिव थे और स्कैम के पीक पीरियड में यानी कि अप्रैल 1991 से लेकर 1992 तक 56% इरेगुलर ट्रांजैक्शंस जो स्टॉक मार्केट में की गई थी वह फॉरेन बैंक्स द्वारा ही की गई थी। इसके अलावा दोस्तों, अगर स्टॉक ब्रोकर्स की बात की जाए तो उन पे भी रूल्स एंड रेगुलेशंस बहुत कम थे। ऑडिटिंग ऑफ अकाउंट्स की कोई चर्चा नहीं थी, वे काफ़ी मिसमैनेज्ड अकाउंट्स रखा करते थे और उनकी कोई एक्सटर्नल ऑडिट नहीं कर सकता था। इन्हीं सब का इस्तेमाल किया गया था सिस्टम को ब्लफ करने के लिए। तो चलिए अब हम आगे जानते हैं कि स्कैम एग्जैक्टली कैसे कैरी आउट किया गया।
उस वक्त SBI जैसे नेशनलाइज्ड बैंक्स की प्रॉफिटेबिलिटी बहुत ही कम हुआ करती थी, जिसका रीज़न था RBI द्वारा लगाया गया CRR और SLR यानी कैश रिजर्व रेशियो और स्टैंडर्ड लिक्विडिटी रेशियो बहुत ही ज़्यादा हुआ करता था, जिसका टोटल सम 63.5% बन जाता था। इसका मतलब बैंक्स को अपने डिपॉजिट्स का एक बहुत ही बड़ा हिस्सा हमेशा गवर्नमेंट बॉन्ड्स के रूप में रखना पड़ता था और बाकी बचा हुआ वो 35% भी अपनी मर्ज़ी से लैंड नहीं कर सकते थे। इन्हीं कारणों से बैंक्स के लॉसेस और NPAs दोनों बहुत बढ़ गए थे। वहीं दूसरी तरफ फॉरेन बैंक्स, जिन पर RBI के रूल्स इतने स्ट्रिक्ट नहीं थे, वो इनसे बहुत बेटर पोजीशन में थे। तो जब बैंक्स के ज़्यादातर डिपॉजिट CRR, SLR और दूसरी गाइडलाइंस फॉलो करने में ब्लॉक हो जाते थे, तब बैंक्स को रेडी फॉरवर्ड डील्स का सहारा लेना पड़ता था लिक्विडिटी मेंटेन करने के लिए। अब ज़्यादातर बैंक्स के पास कुछ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ हमेशा ही रहती थी। इनके बदले वो दूसरे बैंक से एक शॉर्ट टर्म लोन ले सकते थे। ये ट्रांजैक्शन जो दो बैंक्स के बीच में होती थी, इनमें ब्रोकर्स का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता था, जिससे बैंक्स को कम टाइम में बहुत अच्छी डील मिल सके। इनमें से ही एक ब्रोकर हर्षद मेहता था। तो मान लीजिए बैंक ए, जिसके पास 100 करोड़ की गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ है, उसको कैश की ज़रूरत है, और वहीं दूसरी तरफ बैंक बी, जिसके पास 100 करोड़ कैश है, उसको गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ की ज़रूरत है। तो ब्रोकर बैंक बी से कैश लेकर बैंक ए को दे देगा, जिसके बदले बैंक ए ब्रोकर को गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ दे देगा। ये ट्रांजैक्शन बहुत ही शॉर्ट पीरियड के लिए होता है, इसलिए बैंक ए ब्रोकर को गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ की जगह सीधे BR यानी बैंक रिसीट दे देता है। असली सिक्योरिटीज़ की लेन देन की जगह BR का यूज़ करना एक स्टैंडर्ड मार्केट प्रैक्टिस बन गई थी। इसका रिकॉर्ड मेंटेन करने के लिए RBI सिक्योरिटीज़ जनरल लेजर यानी SGL को मेंटेन करता था PDO में यानी पब्लिक डेट ऑफिस में। तो वापस आते हैं अपने एग्जाम्पल में। बैंक बी ब्रोकर यानी कि हर्षद मेहता को कुछ वक्त देता था और उस वक्त के लिए सारा पैसा ब्रोकर के पर्सनल अकाउंट में डिपॉजिट कर देता था। ऐसा इसलिए किया जाता था कि ब्रोकर जल्द से जल्द एक अच्छी डील खोज पाए। इस वक्त और पैसे का गलत उपयोग करके हर्षद मेहता ये सारा पैसा स्टॉक मार्केट में लगा देता था, जिससे वो स्टॉक्स कई गुना बढ़ जाते थे। हर्षद मेहता इनसाइडर ट्रेडिंग यानी अंदर की बात पता कर लेता था और उन्हीं स्टॉक्स में पैसा लगाता था जो पहले से ही बढ़ने वाले होते थे। हर्षद मेहता को देखकर बाकी लोग भी उन्हीं स्टॉक्स में पैसा लगा देते थे, जिससे वो स्टॉक कई गुना बढ़ जाते थे। इससे हर्षद मेहता को काफ़ी मुनाफा होता था। अब जहाँ तक बात रही बैंक ए की, उसको 100 करोड़ वापस देने की डेडलाइन आते ही हर्षद मेहता किसी दूसरी रेडी फॉरवर्ड डील से 100 करोड़ लेकर के बैंक ए को वापस लौटा देता। ऐसा ही करके हर्षद मेहता हेरा फेरी करता पैसों की और स्टॉक मार्केट को हैरतअंगेज तरीके से ऊपर ले जाता। यहाँ तक कि केवल 2.5 महीनों में 1992 में सेंसेक्स 2500 से 4500 हो गया। 80% की बढ़त मार्केट ने पहले कभी नहीं देखी थी। इसी मार्केट की तेज़ी ने हर्षद मेहता के अहंकार को खूब बढ़ावा दिया। फिर वो रेडी फॉरवर्ड डील्स में बिना BR और यहाँ तक कि नकली BR से भी शामिल होने लगा, और बैंक्स जिनको हर्षद मेहता खूब मुनाफा कमा के देता, उन्होंने कभी हर्षद को शक की निगाहों से नहीं देखा, और वहीं से हर्षद मेहता का बुरा समय शुरू हो गया। अब एक तरफ जहां हर्षद मेहता को मार्केट का बच्चन बोला जाने लगा, उनकी फ़ोटो आए दिन न्यूज़पेपर और मैगज़ीन में दिखने लगी थी, वो उस आम आदमी का मसीहा बन गए थे जिसको लगता था कि मार्केट में पैसा कमाना उसकी पहुंच से बाहर है। वहीं दूसरी तरफ जर्नलिस्ट जैसे कि सुचिता दलाल, मनु मानिक, सिटी बैंक कार्टेल उनके पीछे पड़ गए थे। मनु मानिक और सिटी बैंक को हर्षद की वजह से स्टॉक मार्केट और मनी मार्केट दोनों में खूब लॉस हुआ था। इसकी वजह से वो एक मौके की तलाश में थे कि हर्षद मेहता की असलियत सबके सामने कैसे लाई जाए, और कह सकते हैं ये मौका उनको तब मिला जब जनवरी 1992 में RBI ने SBI की बुक्स की इन्वेस्टिगेशन की और पाया कि SBI की बुक्स से 650 करोड़ की सिक्योरिटीज़ गायब थी। SBI के द्वारा किया गया फर्दर इन्वेस्टिगेशन से पता चला कि ये सिक्योरिटीज़ हर्षद मेहता को दी गई थी, पर जिसके बदले उन्होंने सिक्योरिटीज़ के पैसे कभी दिए ही नहीं। और जैसा कि आप सोच सकते हैं, ये पैसा हर्षद मेहता के पास नहीं था, बल्कि स्टॉक मार्केट में लगा हुआ था। जब SBI हर्षद से ये पैसे वापस मांगती है,
तब हर्षद नेशनल हाउसिंग बैंक यानी NHB से एक दूसरी रेडी फॉरवर्ड डील के तहत पैसा लेकर SBI को वापस कर देते हैं। मनोहर जे फेरवानी जो उस समय NHB के चेयरमैन थे, ऐसा माना जाता है उन पे हर्षद की मदद करने का पॉलिटिकल प्रेशर था। वहीं दूसरी तरफ BSE में स्ट्राइक की वजह से ट्रेडिंग रोक दी जाती है और हर्षद मेहता चाह के भी अपने शेयर्स बेच करके SBI और NHB को अपना पैसा वापस नहीं कर पाते हैं। यही मौका देखते ही मनु मानिक और सिटी बैंक कार्टेल स्ट्राइक को और लंबा खींचते हैं, जिससे कि हर्षद मेहता फंसा रहे। ये इनसाइड न्यूज़ सुचेता दलाल को पता चलते ही टाइम्स ऑफ इंडिया के नेक्स्ट डे के इशू में प्रिंट हो जाती है, जिससे RBI पे प्रेशर बनता है कि वो सभी बैंक्स का ऑडिट करवाए, जिससे स्कैम का खुलासा हो सके। वहीं दूसरी तरफ पब्लिक भी अब हर्षद पे से अपना भरोसा खो देती है। मार्केट ओपन होते ही डाउन जाने लगता है और ग्रो मोर के सारे इन्वेस्टेड शेयर्स में फ्री फॉल आता है। फाइनली 23 अप्रैल 1992 को इंडियन एक्सप्रेस के एक आर्टिकल में 5,000 करोड़ रुपए के स्कैम का खुलासा किया जाता है। इसके कुछ दिन बाद ही CBI हर्षद और उनके भाई को गिरफ्तार कर लेती है। उनके सारे एसेट्स जब्त कर लिए जाते हैं, बैंक अकाउंट फ्रीज कर लिए जाते हैं। उन पे 70 से भी ज़्यादा क्रिमिनल चार्जेस, 150 से भी ज़्यादा सिविल चार्जेस लगाए जाते हैं। BSE मेहताज को हमेशा के लिए स्टॉक मार्केट से बैन कर देती है। पार्लियामेंट्री कमेटी का गठन किया जाता है जिससे स्कैम का पता चल सके। कई साल तक हर्षद पे केसेस चलते हैं, जिससे 1999 में उनको 5 साल की सज़ा सुनाई जाती है। 31 दिसंबर 2000 को उनकी हार्ट अटैक से जेल में ही डेथ हो जाती है। दोस्तों, भारत के स्टॉक मार्केट्स के इतिहास में इससे बड़ा स्कैम पहले कभी नहीं हुआ था। और अगर इस स्कैम की हम वैल्यू आज की तारीख में देखें तो इस स्कैम की टोटल वैल्यू 1 लाख करोड़ रुपीस से भी ज्यादा होती। दोस्तों, इस स्कैम के पता लगने के बाद काफी सारे चेंजेस हमारे फाइनेंशियल सिस्टम में लाए गए। सेबी यानी कि सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया को एक स्टैट्यूटरी बॉडी बनाया गया और अब वह स्टॉक मार्केट्स के फंक्शनिंग पे काफी निगरानी रखता है। इसके अलावा ट्रेडिंग मैल प्रैक्टिसेस जैसे प्राइस रिगिंग एंड इनसाइडर ट्रेडिंग अब पनिशेबल एंड क्रिमिनल ऑफेंसेस माने जाते हैं। दोस्तों, इस स्कैम के बाद पूरे फाइनेंशियल सिस्टम की रिस्ट्रक्चरिंग की गई और जितने भी लूप होल्स आइडेंटिफाई किए गए थे उन सबको सील किया गया ताकि आगे फिर कभी कोई ऐसा स्कैम ना हो पाए। इसके अलावा एक इन्वेस्टमेंट प्रोटेक्शन फंड भी इजाद किया गया जिसका ऑब्जेक्टिव इन्वेस्टरों का पैसा बचाना है। लेकिन आखिर ये स्कैम हुआ ही क्यों था और क्या हर्षद मेहता इसके अकेले गुनहगार थे? उस वक्त इकोनॉमी की हालत बहुत ख़राब हुआ करती थी। गवर्नमेंट्स के रूल्स एंड रेगुलेशंस के जाल में बैंक्स, PSU, इन्वेस्टमेंट फंड्स को कुछ खास प्रॉफिट नहीं हो पाता था। प्रॉफिट के लालच में आके इन सब लोगों ने स्टॉक मार्केट का रुख किया, जिससे मार्केट में एक आर्टिफिशियल बबल क्रिएट हो गया। अब जहाँ तक रही हर्षद मेहता की बात, तो स्कैम हर्षद के आने के पहले से ही चल रहा था। हर्षद मेहता ने इतने कम वक्त में एक आउटसाइडर होने के बावजूद पैसा और नाम दोनों कमा लिया था। ये बात मार्केट के कुछ लोगों को पसंद नहीं आई। हर्षद मेहता का लालच, दिखावा और पब्लिक में इतना बड़ा नाम होने के कारण स्कैम का नाम उससे जुड़ गया, जबकि सिटी बैंक, ANZ ग्रीनलेस बैंक, बैंक ऑफ अमेरिका जैसे फॉरेन बैंक्स और उनके ब्रोकर जैसे C मैकेटिच के अजय कयान ने कई इरेगुलर ट्रांजैक्शंस में पब्लिक और इन्वेस्टर्स दोनों का पैसा जलाया था, पर उनकी बात कभी किसी ने की ही नहीं। और जो 5,000 करोड़ का नंबर सामने आया था वो भी पूरी तरह सच नहीं है, क्योंकि PSUs, म्यूचुअल फंड्स, रिटेल इन्वेस्टर, इनका पैसा कभी उसमें जोड़ा ही नहीं गया। यहाँ तक कि 1990 से पहले ट्रांजैक्शंस हुए थे वो भी नहीं इसमें जोड़े गए हैं। अब जब गवर्नमेंट जागरूक है और ज़्यादातर सिस्टम ऑनलाइन है, ऐसा स्कैम करना पॉसिबल नहीं है। आशा करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आया हो और आपको इससे बहुत कुछ सीखने को मिला हो।